हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है सीबीएसई के बच्चों के लिए, जिनके पास एनसीईआरटी बायोलॉजी ले रखे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर उनके सिलेबस में होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट है तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का जो है डोज आप तक पहुंचेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत काफ़ी आपको सक्षम बनाएगा समझने के लिए। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही डोज लेके आता है। इस चैप्टर में जो है हम कई रूपों में जो है थर्मस रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कीपिंग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is thermoregulation. Friend, here thermoregulation is the most important topic here. Why is the necessary? Thermoregulation, why is it is necessary? The first point is here the limit of heat tolerance. The limits of heat tolerance is the most important. The living organism can be normally survive only within a continuous range of temperature about 0 to the 45 Celsius. 0 to 45 Celsius only a normal temperature for all living organism. And however the organism tend to the make a adjustment is there happen to be at a place to the higher to the lower temperature. So here above a 45 Celsius the organism may be suffer, may be way the enzyme are destroyed. Here the enzyme are destroyed and protein get a denatured. Protein is denatured and plasma membrane break down and cells suffer lack of oxygen. The cells suffer the lack of oxygen. And below the 0 Celsius temperature, the air at the temperature below the freezing point, the cells may be burst by their formation of a needle like ice crystal, and inside between to the cell and their organism cannot be survived. The above state effect due to temperature change to the because enzyme function normally within the container range of temperature mean। दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि तापमान नियमन क्या होता है, यानी ताप नियमन क्या होता है, व्हाट इज अ रेगुलेशन, और रेगुलेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो यही बात यहाँ समझने की हम कोशिश करेंगे कि तापमान नियमन क्या होता है। यानी जो हम यहाँ पर रेगुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, थर्मल रेगुलेशन क्या होती है। तो कहते हैं ताप सह सकने की सीमाएँ। देखिए, हमारा शरीर जो है कुछ ही टेम्परेचर को सहने के लिए बनाया गया है।
कहते हैं जीवधारी सामान्यतः लगभग जो है 0 से 45 सेल्सियस तक तापमान को निम्न परिसर के भीतर ही जीवित रह सकते हैं। अगर आप इससे अधिक टेम्परेचर होता है या से कम होता है तो हमारे शरीर के लिए जो है नाशक होती है, विनाशकारी होती है। हालांकि यदि इन जीवों को उच्च और निम्न तापमानों स्थिति पर रहने पड़े तो आप आपने कुछ संयोजन कर भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर 45 सेल्सियस से ऊपर जीवों कोई प्रकार के कष्ट होंगे तो क्या कष्ट होंगे, एंजाइम उनके नष्ट हो जाएंगे। देखिए टेम्परेचर जो होगा 45 सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा तो उनके एंजाइम ऑटोमेटिक बॉडी के नष्ट हो जाएंगे, प्रोटीन के गुणों का जो है नाश हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। और प्लाज्मा झिल्ली छिन्न भिन्न हो जाती है, और प्लाज्मा झिल्ली जो होगा छिन्न भिन्न हो जाएगा और कोशिका में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि अगर 45 सेल्सियस टेम्परेचर अधिक होगा तो इंसान जो है अपना जीने में काफ़ी कठिनाई उसको महसूस हो सकती है। अगर कहते हैं 0 सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा, अगर 0 से कम हो जाए तो हिमांक के नीचे से तापमान पर कोशिका के भीतर और कोशिका के बीच में बर्फ की सुई जैसे क्रिस्टल बनने के कारण वो फट सकती है, यानी बर्फ जैसे क्रिस्टल बन जाएंगे उसके स्किन में और वो जो होगा फट जाएगा। आपने देखा भी होगा कि जो सर्द में रहते हैं बंदे उनके जो है बॉडी से जो है उनके रोए निकल रहे होते हैं, तो ये जो होता है सेल ब्रस्ट होने के कारण ही होता है। और कहते हैं जीव जीवित नहीं रह सकता है, तो ऐसे में जो है जीवों को जीवित रहना शायद संभव भी न रहे। कहते हैं तापमान परिवर्तन के कारण जो है उपयुक्त प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम सामान्य तापमान की एक खास सीमा के भीतर ही कार्य करता है। तो मैंने कहा ना आपको कि हम जैसे जैसे प्रकृति को नष्ट करेंगे प्रकृति हमें भी नष्ट करेगा। तो आपने आजकल देखने को मिला ही है कि टेम्परेचर तो 50 सेल्सियस के ऊपर पार हो जाता है। ये तो जर्नल सी बात है जिसको आप लोगों को भली भांति इसको ज्ञात है। और क्या होगा तो टेम्परेचर जो होती है 0 सेल्सियस से नीचे भी चली जाती है। तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक हमें सबक देने की कोशिश कर रही है, सबक सिखाने की कोशिश कर रही है कि अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो ये टेम्परेचर की जो खेल है जो तुम लोगों ने पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है उसका जो परिणाम आने वाला समय में बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो इन चीज़ों को जो है मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। कहते हैं जितना पेड़ पौधे होता है उतना ऑक्सीजन रिलीज होती है और ऑक्सीजन एक तरह से ठंडा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना अधिक रहेगा उतना गर्मी पैदा होगा। इसका आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हो कि अगर सर्दी में काफ़ी लोग अगर एक रूम में रहते हैं तो जो है रूम जो है काफ़ी गर्म होता है। कारण क्या है, उनके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है यानी वो गर्म करके रखती है पूरे रूम को, ठीक है। लेकिन वही बात अगर आप देखो ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन ठंडा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं घर खोल देते हैं तो पूरा घर जो है ठंडा हो जाता है। कारण ये होता है कि वो ऑक्सीजन से भर जाता है। तो ये आप मेंटेनेंस की बात समझ सकते हो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर अभी भी आप लोग समझते हो, क्योंकि दोस्तों मुझे देखिए मुझे उन बड़े लोगों से कोई मतलब नहीं है, चाहे जो बड़े हो गए हैं उनसे भी मतलब नहीं है, मुझे उन बच्चों से मतलब है जो आने वाले भविष्य हैं, जो देश के भविष्य हैं। क्योंकि इन्हीं बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे भी बनेंगे जो सरकार के रूप में होंगे। तो ये सरकार के रूप में अगर ये बात समझ लेते हैं तो हो सकता है कि वो ऐसे रूल रेगुलेशन बना दे आने वाला टाइम में जो हमारे देश में जो है काफ़ी जो है संतुलित बनाया जा सकता है। बेशक सरकार आप पता ही है कि पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाती है और बहुत ही पर्यावरण के लिए सरकार भी जो है एक रूल रेगुलेशन सिर्फ पास करती रहती है। कहते हैं इसको जो है विश्व लेवल पर किया जा रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है विश्व लेवल पे सलूशन करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि सब है किताबी बातें हैं और सिर्फ लिखित हुई बातें हैं, इसको कोई लागू नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है कि सरकार क्या कर लेगी, करेंगे तो हम लोग। जब तक हम विद्यार्थी, हम बच्चे, जब तक हम ये बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे देश में जो है समस्याओं का जो है सलूशन कदाचित नहीं हो सकता। The next topic is absence of enzyme at a different temperature. So friend, here's the most important topic: absence of enzyme at a different temperature. The enzyme carry out almost all the chemical reaction as occurring inside our body. They have several characteristics, and the most important one has their relation with the respect and the temperature. At 0 Celsius, the enzyme are inactive. There is 0 temperature, the enzyme are inactive form.
At the rate of enzyme catalyzed reaction doubles with the every 10 degrees rise in a temperature between to 4 to 40 Celsius temperature. And on a warmings, the warms is where to temperature rise, the enzyme start working faster. There is a temperature is high, the enzyme are the fasting. If the temperature become too high, more than 40 Celsius, the enzyme began to work too rapidly and produce too unwanted intermediate chemical and not be required ones. A still higher temperature, the enzyme get a denature of destroyed. The denature means destroy their own. And cooling, there is on cooling, the temperature lower than to the optimum temperature, the enzyme become a less and less efficiency. At the freezing temperature, the enzyme may be turned totally inactive. There is a cooling temperature, their enzyme is a totally inactive. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं विभिन्न तापमानों पर एंजाइम की क्या कार्य क्षमता होती, कैसे करता है विभिन्न विभिन्न टेम्परेचर पे एंजाइम, क्योंकि आपको पता है ना एंजाइम हार्मोन हमारे बॉडी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ एंजाइम जो है पाचन चीज़ों को नियंत्रण करता है, वहीं हार्मोन जो है बॉडी के रेगुलेशन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं हमारे शरीर के भीतर होने वाले प्राय सभी जो है कार्य एंजाइम की मध्यस्थता में ही संपन्न होती है, यानी एंजाइम के क्रिया के कारण ही सारे जो है सब संपन्न होती है। क्योंकि आपको पता है अगर एंजाइम, हार्मोन भी तभी बनता है जब एंजाइम की रिएक्शन होती है, क्योंकि खाना जब तक पचेगा नहीं, क्योंकि आप जो भी चीज़ खाते हो उनमें होती है क्या, हार्मोन होती है, तो वो हार्मोन को जितने भी रेगुलेशन करता है वो एंजाइम ही कराता है। तो भी कहते हैं कि मध्यस्थता में ही संपन्न हो सकती है। इन एंजाइमों के अनेक विशेषताएं होती है और इस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तापमान के साथ उनका संबंध। देखिए एंजाइम का तापमान के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं अगर 0 सेल्सियस पर एंजाइम सक्रिय हो जाए, ठीक है, यानी जो 0 सेल्सियस पे एंजाइम जो होता है निष्क्रिय हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है, यानी कार्य करना 0 सेल्सियस पे बंद कर देता है, तभी देखते हो ठंड में जो होते हैं बहुत ही हमें प्रॉब्लम महसूस होता है। कहते हैं 4 से 10 सेल्सियस के बीच तापमान में हर 10 सेल्सियस बढ़ोतरी के साथ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के दर दुगनी होती चली जाती है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ये दुगना क्रिया करेगा। आपने देखा होगा कि ठंड के समय जो होता है हमारा पेट जो होता है ठंडा होता है, बिल्कुल गर्म सा होता है। ये देखा होगा आपने कि ठंड में हमारा पेट जो है गर्म होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए थोड़ा गर्माहट की आवश्यकता होती है, तभी खाना पचता है। वही ठंड में अगर आप गर्मी में अगर आप देखोगे तो हमारा पेट जो होता है बिल्कुल ठंडा होता है, क्योंकि वातावरण जो ऑलरेडी जो होता है गर्म होता है, इसलिए जो हमारा पेट के साइड होता है वो ठंडा होता है। तो कहते हैं ये सारे मेंटेनेंस जो होती है होना एंजाइम के लिए ही होता है। शरीर में जो हमारा बैलेंस बना रहा होता है वो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए बनाई जाती है कि एंजाइम जो है सुचारू रूप से कार्य कर सके और जो है भोजन के जो है पचने की प्रक्रिया में एंजाइम जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है, शरीर जो है स्वयं ही अपना कार्य भली भांति करता है और समझता है। कहते हैं जब तापमान बढ़ने पर क्या होता है, देखिए जब तापमान बढ़ता है तब क्या होता है, जब भी तापमान में वृद्धि होती है एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम की प्रक्रिया जो होती है तेज हो जाती है। यदि तापमान बहुत अधिक हो जाता है यानी 40 सेल्सियस से अधिक हो जाता है तब एंजाइम बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और वांछनीय आवश्यक रसायनों के स्थान पर अब वांछनीय मध्यवर्ती रसायन उत्पन्न करने लगता है और तापमान में अधिक वृद्धि होने पर एंजाइम नष्ट भी हो जाता है। अब देखिए इसका जो है इंसान के शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि हमारे जो अभी के समय में बच्चों का विकास बहुत जल्दी हो रहा है। कारण क्या है, तापमान। बच्चों का जो विकास होने का सबसे बड़ा कारण जो बन रहा है तापमान बन रहा है। कहते हैं वो छोटे ही उम्र में जो है यौवन आराम की आवश्यकता में चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस सारे एंजाइम हार्मोन की वजह से ही होता है, क्योंकि तापमान जितना बढ़ेगा और जितने वो गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे उससे क्या होगा, उनका बॉडी पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनका एंजाइम जो होगा फास्ट हो जाएगा। और कहते हैं ये एंजाइम फास्ट हो जाने की वजह से क्या होगा, अवांछनीय मध्यवर्ती रसायन का भी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा जो हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे क्या होगा, उनके शरीरों में बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये तभी कहते हैं ना कि जो हम कर रहे हैं, जो हम वातावरण के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है और आने वाला समय में देखना बहुत ही तकलीफ़ों से जो है हमारे बच्चे गुजरेंगे।
तो अभी भी संभलने का समय है। अगर अभी भी हम इन वातावरण को कंट्रोल नहीं किए, सही विषय को नहीं समझ पाए, तो हो सकता है कि ये विनाशकारी सिद्ध हो। एक विनाश तो आपके समय समक्ष देखने को आपको मिला ही है, जो कोरोना वायरस ने तबाही माम मचाया है। इसमें भी वही व्यक्ति बच सके हैं जिनका ह्यूमन सिस्टम यानी प्राकृतिक रूप से उनका बॉडी जो है सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे। वो व्यक्ति जो कार्य नहीं कर रहे थे, जो बहुत ही आलसी टाइप थे, उनका आपको पता ही क्या यहाँ हर्ष हुआ। तो ये सारी बातें संकेत के रूप में जो है हमें मिल रहा है। कहते हैं एंजाइम एक सीमित तापमान पारस में आमतौर पर 35 से 40 ही होती है, सबसे अच्छा काम करता है। यानी 30 से 40 के बीच में जो है हमारे शरीर में एंजाइम का जो कार्यशीलता होती है बहुत ही सुचारू रूप से सही होता है। एकदम तापमान का अर्थ है सबसे अधिक उपयुक्त तापमान माना जाता है। यानी 45 देखिए जो है 35 से 40 के बीच में उत्तम माना जाता है, और जो 40 से ऊपर यानी 45 से ऊपर माना जाता है, 40 से ऊपर होता है तो वो हमारे लिए शरीर के लिए सही नहीं होता है। इससे एंजाइम की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। अब कहते हैं अगर तापमान कम होने पर क्या होगा। अगर मान लीजिए तापमान कम हो जाता है तो इतम तापमान से जो होती है यानी कम होने से जो है तापमान एंजाइम की क्रियाशीलता को भी कम कर देता है। तापमान कम हो जाने से जो होता है आपका एंजाइम इनएक्टिविटी हो जाता है, यानी वो कार्य करना बंद कर देता है। हिमांक पर एंजाइम पूरी तौर से निष्क्रिय हो जाता है, और ये भी जो कहते हैं बहुत ही घातक सिद्ध होता है। दोस्तों यही बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि तापमान का प्रभाव जो है हमारे शरीर पे वैसे ही पड़ता है जैसे दूसरे पेड़ पौधों पे भी पड़ रहा है, जैसे स्टोमेटा पे भी पड़ता है वैसे ही हमारे शरीर पे भी पड़ता है। तभी मैंने कहा था ना कि हमारा शरीर और पेड़ पौधे जो है कई मायने में सामान्य क्रियाएं करते हैं, इसीलिए जो है हमें दोनों को बचा के रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप पेड़ पौधों को बचा लेते हो तो आपका जीवन स्वयं ही सुरक्षित हो जाता है। The one next topic is classification of the animal based on their temperature tolerance. Friends, the most important topic here, classification of the animals based on their temperature tolerance. Based on the capability and the manner of regulating body heat, all the animals found on the earth are grouped into the two main categories, endothermus and exothermus. Endothermus and exothermus here. The first is endothermal and ectotherms. There is endothermus means endo, inside, thermo means heat. Example, all the birds and the mammals endothermus are organism. There is a birds and mammals are the endothermus organism which the maintain a steady body temperature irrespective on the temperature of surroundings. Two other terms often used to the synonymously there is endothermus are here homothermus. This is a homo means same, thermo means heat, refer to keep their same constant warmth and body temperature, and second is warm-blooded means oldest term is a seldoms used now. The means of animals which is are felt warm whenever is a touched. If you hold a pigeon in your hand or feed is a rabbit by touch, even if it is intensely cold outside, you will be find them of warm. Means there are regulate a body temperature of difference. There is the most important here. And B is a ectothermo means ecto is outside and thermo means heat. So those animals was the body temperature rise and the fall in the rise and fall of the surrounding temperature are termed ectothermo. Ectothermal, all the animal, other hand, birds and mammals are ectothermal. Example, fish, frog, lizard, insect is the earthworm, etc. To the other terms, often to the usually synonymous with their ectothermals are. The picothermal means piccolo means changing, wherein the term is heat, refer to acquiring the body temperature from that of surrounding. And cold-blooded here, the oldest term and solvents used now mean animal which is are cold when the touch it. If you hold a frog in your hand, feel the touch of the cockroaches. They are only colder than your body. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आया है कि तापमान सहनशीलता के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण। अब देखिए तापमान सहनशीलता में सभी जीव जंतु का अपना अपना विशेष स्थान होता है, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो मेमल्स हो, चाहे एविज हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बर्ड्स हो, सबके अपने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है नेचर ने अपना अपना रेगुलेशन बनाया है। कहते हैं कुछ जीव जो है पानी में रह लेते हैं, कुछ ठंड में रह लेते हैं, कुछ हॉट कंडीशन में रह लेते हैं।
ठीक है। कहते हैं जैसे हॉट राजस्थान आप देखोगे तो वहाँ पर भी जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर पानी में देखोगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप बर्फ वाली इलाकों में जाते हो तो वहाँ पर भी जीव जंतु दिखता है, जो अपना जीवन जो है सुचारू रूप से करने योग्य बनाता है। तो कहते हैं शरीर की गर्मी का नियमन करने की क्षमता और तरीके के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी प्राणियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक जो है एंडोथर्मल, एक है आपका एक्सोथर्मल। एंडोथर्मल मतलब होता है अंतर्पोषी, यानी अंतर में क्या है उसका कैसा मिल रहा है, और बाहरी शोषी का मतलब होता है एक्सोथर्मल। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है अंतरश्रमी। अंतरश्रमी मतलब होता है बाह्यश्रमी। अंतरश्रमी जो है इंडो, इसका मतलब इंडो होता है, और इंडो का मतलब होता है अंत। थर्मो का मतलब होता है तापमान, उष्मा। कहते उदाहरण सभी पक्षी और स्तन प्राणी जो होते हैं यानी मेमल्स होते हैं या बर्ड्स आप लेते हो, तो कहते हैं सभी के सभी जो होते हैं अंतर्रोशी के जीव होते हैं, जो आसपास के तापमान के निरपेक्ष अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं अंतर्शोषी प्राणियों के लिए पर्यायवाची रूप से दो अन्य नाम भी प्राय प्रयुक्त किए गए हैं। वो दो नाम जो है वो है, पहला नाम तो है समतापीय यानी होमोथर्मस। होमो मतलब है सम, असामान्य मतलब होता है, और थर्मस का मतलब होता है ताप या उष्मा, यानी होमोथर्मस जो अपने शरीर का तापमान स्थिर अथवा नियमित बनाए रखते हैं, यानी इसको हम समतापीय जीव कहते हैं। एक होता है गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड। ठीक है, गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड प्राणी से जो आप शायद इस्तेमाल होते हैं, प्राणी जिसका शरीर छुए जाने पर गर्म लगता है। ठीक है, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, यदि आप एक कबूतर को अपने हाथ में पकड़ते हो तो फिर या खरगोश को छूते हो तो ये आपको गर्म महसूस होती है। इसका मतलब है कि इनका जो ब्लड है वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी ये अपने आप को बॉडी टेम्परेचर जो है ब्लड के रूप में करते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट नेचर ने यहाँ इनको बनाया है। उसके पश्चात है बाह्यश्रमी यानी बाहर से। एक्टो का मतलब था बाहर, थर्म का मतलब था ताप या उष्मा। कहते हैं उन प्राणियों को जिनके शरीर का तापमान आसपास के वातावरण के तापमान के घटने और बढ़ने के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, बाह्यश्रमी कहलाते हैं। कहते हैं पक्षी और स्तनधारियों को छोड़कर अन्य सभी प्राणी जो है बाह्यश्रमी होते हैं। कारण यही होता है ना कि मछली हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गया, कीट हो गया, केचुआ हो गया आदि जो सभी जीव जो है बाह्यश्रमी प्राणी के लिए प्राय रूप में दो नाम इनके लिए उपयुक्त है। एक तो है विषम तापीय, यानी विषम तापीय का मतलब होता है जो पोइकिलो थर्मल मीन्स पोलो किलो का मतलब होता है परिवर्तनशील, और थर्मो का मतलब होता है तापमानी उष्मा, जिसका अर्थ जो है अपने आसपास के वातावरण के शरीर का तापमान उत्तेजित करते हैं। देखिए ये जीव जंतु जो है जैसा टेम्परेचर होता है वैसा ही अपने बॉडी को टेम्परेचर बना लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है मेढक है। मेढक देखते हो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो पानी में जैसे रहता है तो कैसे जीव सर्वाइव कर पाता है, और जो ज़मीन पर रहता है तो कैसे सर्वाइव करता है। तो इसे जो है बाह्यपोषी में आते हैं। ठीक है, कहते हैं उसके बाद इनके जो है ठंडे रुधिर वाले होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये लोग सारे जीव जो हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सबसे पुराना नाम है जो आप शायद ही इस्तेमाल किया जाता है का अर्थ छुए जाने पर जो है उनका शरीर ठंडा महसूस होता है। यदि आप एक मेढक को हाथ में पकड़े या फिर एक चिलटट्टे को छुएं तो आपको जो है थोड़ा ठंडा महसूस होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज characteristics of endotherma. What do you mean to characteristics of the endotherma? Here, with their internal heat regulating to the mechanism, the endotherms, birds and mammals are able to maintain their body temperature within the norms or range of 2 Celsius means 37 to 39 Celsius. Respectively, there is the outside temperature, whether it's intensely cold or super hot. Birds are usually slightly to the warm than to the mammals. And second, on the absence of insulations or mechanism help to maintain body temperatures. Birds have a feather to trap air or preventions heat loss, and when cold their feathers are arising, suffering their traps more air to increase of insulation. The mammals have two sorts of insulation. Their hairs and subcutans are under skin of fat. There is the most important, the hair and subcutans are under skin fat. The hair is trapped to the air when it is too cold. Their hair are raised to the gauze of flesh to increasing insulations, and the underskin fat prevent a conduction of heat outside. Their fat layer is the thinner in the colder region and have it tend to a better prevention of heat loss of thinner in those living in a warm region to allow to the great heat loss.
तो इसका मतलब यही हुआ कि अंतर्शोमी प्राणियों के विशेष लक्षण क्या होते हैं। देखिए, कहते हैं अपनी आंतरिक ताप और नियमित क्रिया विधि के कारण जो होती है अंतर्शोमी प्राणी यानी पक्षी और स्तनधारी, कह सकते हो कि बर्ड्स एंड मैमल्स जो है बाहरी तापमान के निरपेक्ष, चाहे वह अत्यधिक ठंडा हो या अधिक गर्म हो, अपने शरीर का तापमान जो है 2 सेल्सियस के एक सीमित पारस के यानी 37 से 39 सेल्सियस तक भीतर बनाए रखते हैं। स्तनधारी के जो मुकाबले में पक्षी जो है आमतौर से ज़रा सा अधिक गर्म होते हैं, यानी पक्षी जो होते हैं इंसानों से अधिक गर्म होते हैं। कहते हैं एक कारगर उष्मरोधी क्रियाविधि शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करती है, यानी कुछ क्रियाविधि जो होती है शरीर का तापमान बनाए रखने में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं वायु को रखने के लिए पक्षियों में जो है पर होते हैं, यानी इनके फीदर्स होते हैं जो कि इनको वायु को रोकने के लिए इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं, ताकि ताप क्षय को रोका जा सके। और ठंडे होने पर पैरों के ऊपर की तरफ ये फूला यानी रेगेदार बनाए लिया जाता है, ताकि उष्ण रोधन के लिए अधिक वायु रोका रखा जा सके। कहते हैं स्तनधारियों में यानी इंसानों में या कह सकते हो मेमल्स में ऊष्मारोधन के 2 स्रोत माने जाते हैं। एक तो रोम होता है जिसे हम बाल कहते हैं, और दूसरा जो होता है स्वस्तक यानी सब कटन्स। सब का मतलब है सबसे नीचे, कटन्स का मतलब होता है त्वचा अथवा त्वचा के नीचे स्थित वाशा यानी चर्बी। ठीक है, वाशा जो फैट होती है रोम के वायु को रोकते हैं, और सर्दी अधिक होने पर ये रोम खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे सर्दी आपको लगती है आपके रोए रोए खड़े हो जाते हैं, ताकि ऊष्मारोधन बेहतर ढंग से हो सके। कहते हैं त्वचा के नीचे स्थित चर्बी ताप को बनाए रखने से रोकती है, और चर्बी की यह परत जो है ठंडे इलाकों में रहने वाले प्राणियों में अपेक्षाकृत अधिक मोटी हो जाती है, ताकि ताप के क्षय को कारगर रूप से रोका जा सके। और अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों में रहने वाले में जो है पतली होती है, ताकि ताप क्षय अधिक हो सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। The next topic is how many endotherma cope with the unfavorable temperature. There is a most important question here: how some endothermic cope with the unfavors or temperature. The first is the polar bears as penguins, as the several other animals live in the ice-covered polar region. They maintain their body temperature by the generating heat and preventing to heat loss through the thick fur and a thick layer of underskin fat. And camels, desert rat, and the several other tolerate their intense heat of the tropical desert, mainly promoting to the heat loss. The camel is a desert devil. There is a hot climate is a need to the possess more of heat loss of mechanism and cut down to the heat returning to the ones. The most of its skin has a no fat layer, but lot at that humps. It is a story is a hug's bulk of a fat only a survivor food. And a squirrel and a goat and pigeon. There is a live is a moderate climate, and the two have to be adjust their body temperature according to the a changing condition of the outside. They are just both in a winter and summer to maintain a normal body heat. The human too are the endothermal when they require be a supplement of our natural heat regulating mechanism by the artificial method like a clothing, using the fan, bathing, room heatings and room cooling, etc. कहते हैं दोस्तों कुछ अंतर्शोई प्राणी किस प्रकार जो है प्रतिकूल तापमानों में सहन बर्दाश्त करते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से जीव जो होते हैं अलग अलग जो है कंडीशनों में अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, और ये बहुत सुचारू रूप से करते हैं। कहते हैं ध्रुवीय अगर रिच लेते हो या पेंगुइन लेते हो तो अन्य अनेक प्राणी बर्फ से ढके जो है ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। ये अपने शरीर के तापमान और ताप उत्पन्न करके जो है मोटे फर और त्वचा के नीचे की मोटी वाशा परत के जरिए ताप क्षय को रोक कर स्थिर बनाए रखते हैं और अपना जीवन भी यापन करते हैं। कहते हैं अगर आप दूसरी तरफ रेगिस्तान के ऊँट को लेते हो तो ऊँट जो होती है रेगिस्तानी चूहे और अन्य अनेक प्राणी जो है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों की भीषण गर्मी को प्रमुख रूप से ताप क्षय को बढ़ावा देकर सहन कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं जैसे ऊँट गर्म जलवायु वाले रेगिस्तान में रहने वाली प्राणी है और इसे क्षय जो है ताप क्षय क्रिया विधियों की ताप पर बनाए रखने वाली प्राणियों को कम करने की अधिक आवश्यकता होती है।
इसकी अधिकांश त्वचा में चर्बी की कोई परत नहीं होती है, लेकिन इसके कुबर में, यानी कुबर जिसको हम्प्स भी कहते हैं, जो निकला हुआ होता है ऊपर, पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसके भीतर नित्य भोजन के रूप में बहुत सारी बासा संचलित होती है, यानी इसके लिए भोजन जो है वहाँ पर इकट्ठा रहता है, जो उसको जो है नरिशमेंट हमेशा करता रहता है। बेशक देखिए इसके हम जो निकला हुआ है, इसका कारण यही होता है कि इसकी बॉडी जो होती है बहुत पतली होती है, क्योंकि वो गर्मी को सहन कर सके। इसलिए कहते हैं ना कि जो ऊपर वाला सोच समझ के धरती का निर्माण किया, इसमें प्रत्येक जीव का जो है बहुत खासियत बातें जो है नोट करने वाली होती है, जिसको आप देख के भी और सुन के हैरान हो जाओगे। तभी तो कहते हैं पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम हर चीज़ के बारे में समझ सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान अच्छे से नहीं दे रहे हैं वो क्या जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका समझ क्या होता है। क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको त्रिपान स्टडी सेंटर पे ब्रीकी से ब्रीकी मिलेगा। तभी तो कहता हूँ उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ना जाने कौन सा वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम तो यही जानते थे कि ऊँट जो होती है उसमें पानी रहता है, स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसीलिए इसको जहाज़ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर समझिएगा एक नई बात कि यहाँ पर जो होता है फैट जमा रहता है। बेशकली वाटर हो चाहे ना हो, लेकिन वाटर कुछ अमाउंट में रहती है, लेकिन फैट जो होती है पूरे बॉडी में फैट उसके पास कहीं नहीं होती है। तो सारे के सारे जो होता है हम्स में आके इकट्ठा हो जाता है, जो उसको खाने के रूप में जो उसको मिलता रहता है। किसी इंसान के अगर मान लीजिए फैट जो होता है स्टमक के पास फैट इकट्ठा होता है तो उसके भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या पता उसको कई दिन तक खाना ना मिले, तो इसके उस समय इमरजेंसी के समय में जो है ये उपयोग कर सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रखता है। कहते हैं अगर गिलहरी आप देखोगे या बकरी या कबूतर इत्यादि औसत जो है तापमान पर पाए जाते हैं, और उन्हें भी बाहर की जो है परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर के तापमान का समायोजन करना भी पड़ता है। इन सब प्राणियों के सर्दी और गर्मी दोनों में ही अपने शरीर का सामान्य ताप बनाए रखने पड़ते हैं, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। कहते हैं मनुष्य भी उत्सर्गी प्राणी है, जब भी आवश्यकता पड़ती है हम भी अपना ताप नियमित क्रियाविधि के साथ साथ कृत्रिम तरीके जैसे कि वस्त्र पंखे का इस्तेमाल करके, स्नान द्वारा कमरे को गर्म करके ठंडा करके शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए हम जो है आर्टिफिशियल चीज़ों के या न्यू टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। The next topic is some ectothermals and how there is a cope the unfavorable temperature condition. Some ectothermals and how there is a cope unfavorable temperature condition is the most important question here. Consider the following example. There are understanding to the thermals and the how unfavorable condition is the living. The first of all, a frog. Frog is a hibernated under to growth in the cold winter and activated during to the hot summer to the avoid to the heat and escape from a cold. The hibernations are winter sleep in the characterized by their animals and slowing down to the activity or resting underground during to hibernations their basal metabolic rate remain to the low. And second is a fish. Fish live in water. Water shadow domes undergoes to the extremely temperature change like the ones to the land. Once on the land, still the fish either make a minor adjustment in their body part to minimize to the heat loss or heat gain, or if they are unable to do so, they are migrate to the less harsh region. Their only condition is to provide to the fish is the most important. The heat is loss and heat is gain. There is a fish live in the water. It is the most important example for here. And next is a lizard and crocodile. The lizard and crocodile is the best of the open sun to a warm himself during to the cold weather. There is a bath to open sun to warm himself during the cold weather, and then hot they move to the shaded. When to feeling hot, the crocodile ever to the open their mouth while to allow to the evaporation of water from a cooling purpose, and sometimes like a panting of the dog. And the next is the honeybee. The honeybee they during the cold winter night huddle together inside the heavy to be conserve the body heat collectively during to the hot summer. They even operate a kind of dessert cooler by sprinkling of the some water on their honeycombs on their fanning with their wings for cooling their honeycomb. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि कुछ वायरस ओशी की जो प्रतिकूल तापमान परिस्थिति का सामान्य कर लेती हैं। देखिए
कहते हैं हर जीव के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे वो अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हैं। तो यही पे बात यहाँ पर आया, कुछ उदाहरण दिया गया है आपके समक्ष जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। सबसे पहले तो हमारे समझ आता है मेढक। देखिए मेढक जो है सर्दियों की ठंड से बचने के लिए जमीन के भीतर जाकर शीतोष्ण क्रियाओं से चले जाते हैं और गर्मियों के ताप से बचने के लिए शीतोष्ण निष्क्रिय में चले जाते हैं। कहते हैं शीतोष्ण क्रिया या शांत निंदा के दौरान प्राणी अपने क्रियाकलापों को कम कर लेते हैं और भूमि के जो है नीचे रहकर विश्राम करते हैं। इस दौरान आधारी उपचाई दर कम करती है। तो ये भी काफ़ी जो है आपने पहली बार मेढक के बारे में जाना ही भी होगा। कहते हैं मछलियों के बारे में आप जानते ही होंगे कि एक पानी में रहने वाली प्राणी है, लेकिन पानी में तापमान तो इतने तीव्र परिवर्तन शायद ही कभी होते हैं जितने की ज़मीन पर होता हो। फिर भी ताप क्षय अथवा ताप वृद्धि के प्रभाव को कम से कम करने के लिए अपने शरीर के विभिन्न भागों में मामूली से समायोजन कर लेती है, या यदि ऐसा नहीं कर पाती तो वह कम कठोर और प्रतिकूल क्षेत्र में कठोर या प्रतिकूल में जो प्रवास कर जाती। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आज के समय में जो है इंडस्ट्रीज पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन के कारण जो है कई मछलियां जो है मर भी रही है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज वेस्ट हो रहे हैं सारे के सारे जो है नदियों में और समुद्रों में डाले जा रहे हैं। जितने भी इंसानों की एक्टिविटी हो रहे हैं सारे के सारे नदियों और नालों में बहाए जा रहे हैं, जिसके वजह से जो है मछलियां सर्वाइव करने में सक्षम नहीं हो रही हैं। तभी आपको न्यूज़ में कभी कभी सुनने को मिलता है कि बहुत से मछलियाँ जो है मरी हुई नज़र आई है। तो कारण भी यही रहता है। उसके पश्चात है छिपकलियाँ और घड़ियाल यानी मगरमच्छ। ये भी अपना इंपॉर्टेंट स्टैंड रखते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो कहते हैं ठंड मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए खुले में जाकर धूप सेकने लग जाते हैं और गर्मी होने पर वे छायादार क्षेत्रों में चले जाते हैं। गर्मी के महसूस करने पर घड़ियाल तो अपने मुंह को काफ़ी चौड़ा खोल लेता है। देखा ही होगा आपने, जो मगरमच्छ होता है वो अपना चौड़ा मुंह खोलता है। अब सोचते होंगे ऐसे ही खोलता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये होता है मुंह खोलने का ताकि वो पानी का वाष्पोत्सर्जन हो सके, यानी पानी का वाष्पोत्सर्जन के लिए ही वो जो है चौड़ा मुंह खोलते हैं और आपको नज़र भी आता है और वो ठंडक महसूस भी कर सके, यानी उनको ठंडक महसूस होता है। आप भी देखते हो कि जब आप ठंडे में जो है हवा की तरफ खींचते हो, मुंह के अंदर खींचते हो, आपको ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा ही घड़ियाल भी करने की कोशिश करता है। कहते हैं घड़ियालों की यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कुत्ते को हाँफते समय होती है। कुत्ता भी हाँफता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो थक रहा है, वो वाष्पोत्सर्जन कर रहा होता है, यानी उसको अपने आप को कूल करने की एक तकनीक है। शायद आपको ये पहली बार पता लगा होगा कि कुत्ता हाँफता क्यों है, कुत्ता जीभ जो है क्यों निकालता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके समक्ष था। कहते हैं मधुमक्खियाँ, अगर आप देखोगे तो मधुमक्खियाँ जो है रात्रि के दौरान छत्ते के भीतर नज़दीकी के साथ सटकर एकत्र हो जाते हैं ताकि मिलजुल के शरीर की उष्मा का क्षय न होने दे। या तभी तो है, देखते हो मगर जितने भी मधुमक्खियाँ होती सारे एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि वो दोनों सब एक दूसरे को बॉम्ब कर रहे होते हैं। तापीय गर्मी में वो एक प्रकार के जटर कूलर के काम लेती है, जिसके लिए वह छत्ते पर थोड़ा पानी का छिड़काव भी कर लेती है और फिर अपने पंखों को फड़फड़ा कर पूरे छत्तों को ठंडा कर लेती है। तो ये बातें शायद आपको कभी पता न लगा हो।